एक करोड़पति जिसके घर में हर जगह नकदी पड़ी है, वह कुछ नोट बाहर फेंककर दिखावा करने का फैसला करता है। हालांकि जब वह ऐसा करता है तो नोट जल्दी से वाष्पित हो जाते हैं, जैसे कि किसी बाहरी शक्ति ने उन्हें जला दिया हो। चौंक कर वह आदमी एक महंगी पेंटिंग निकालता है और उसे अपने घर की सीमा के बाहर रख देता है। और नोटों की तरह ही पेंटिंग का बाहरी आधा हिस्सा वाष्पित हो जाता है। मामले को और भी विचित्र बनाने के लिए अगर कोई इंसान घर से बाहर निकलता है तो वह बहुत तेजी से बूढ़ा हो जाता है और अंदर ही अंदर राख हो जाता है। लेकिन यह आदमी और उसकी पत्नी के लिए हमेशा ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वे इस घर में रहने आए हैं। आदमी मैट है, जो एक चित्रकार है, जबकि उसकी पत्नी केट एक अनुवादक के रूप में काम करती है। यह जोड़ा वर्तमान में एक नई शुरुआत के लिए अपस्टेट न्यूयॉर्क में अपने नए खरीदे गए घर में जा रहा है। इस संपत्ति के बारे में अजीब बात यह है कि इसकी कीमत अन्य घरों की तुलना में बहुत कम है और हर साल यह गिरती रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई इसे खरीदना नहीं चाहता। जब केट ने भयानक दिखने वाले घर को देखा तो उसे इस कदम के बारे में दोबारा सोचना पड़ा, लेकिन मैट ने उसे आश्वासन दिया कि वे ठीक से चलेंगे। मैट ने पर्याप्त फिल्में नहीं देखी हैं। केट रसोई में एक अलमारी के अंदर एक मृत पक्षी को देखकर चौंक गई। इस बीच पहली मंजिल पर मैट को कबाड़ के ढेर में एक अजीब चाबी जैसी वस्तु मिली। केट को बाहर मृत पक्षी पर दया आती है और वह उसे उचित तरीके से दफनाना चाहती है, लेकिन जब वह उसे जमीन पर रखती है तो वह मैट द्वारा ऊपर से पुराने फर्नीचर को फेंके जाने से चौंक जाती है। केट फिर पक्षी को दफनाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जब वह वापस मुड़ती है तो वह उसे गायब पाती है, जैसे कि वह किसी तरह उड़ गया हो। बाद में जब मैट कमरों को व्यवस्थित करने में व्यस्त होता है तो उसे दीवार में एक अजीब छेद दिखाई देता है। उत्सुकतावश वह उसके चारों ओर से पुराने वॉलपेपर को हटाता है और एक अजीब दिखने वाली गुहा को देखता है। मैट कुछ देर तक उसे देखता है और महसूस करता है कि पैटर्न उस अजीब चाबी से मेल खाते हैं जो उसे पहले मिली थी। वह जल्दी से चाबी लाता है और उसे गुहा में रख देता है। और देखो, दीवार एक गुप्त दरवाजा है और यह एक बड़े छिपे हुए कमरे की ओर जाता है। हैरान होकर मैट अपनी पत्नी को इस रहस्य की जांच करने के लिए बुलाता है और इसलिए दोनों खोजबीन शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही वे कमरे में पैर रखते हैं, घर के चारों ओर की रोशनी टिमटिमाने लगती है। नतीजतन वे खोजबीन करने की अपनी योजना को स्थगित कर देते हैं और इसके बजाय बिजली कंपनी को बुलाते हैं। अगले दिन बिजली कंपनी का एक कर्मचारी आता है और मैट उसे तहखाने में ले जाता है, जहां चौंकाने वाली बात यह है कि हजारों उलझे हुए तार हैं। यह नजारा इतना अजीब है कि अनुभवी इलेक्ट्रीशियन भी दावा करता है कि उसने ऐसा कभी नहीं देखा। वह मैट को यह भी बताता है कि उतार चढ़ाव वाली बिजली के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तार बहुत जटिल हैं। बाहर निकलते समय इलेक्ट्रीशियन इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करता है कि आखिरकार कोई इस संपत्ति को खरीद रहा है। जब मैट उससे अधिक जानकारी के लिए दबाव डालता है तो बिजली कंपनी का कर्मचारी बताता है कि घर के पिछले मालिकों को संपत्ति के अंदर बेरहमी से मार दिया गया था। मैट इस रहस्य से अचंभित रह जाता है और जिज्ञासावश वह इंटरनेट पर पिछले मालिकों के बारे में खोज करता है। जाहिर है मीडिया ने घर को द हाउस ऑफ ब्लड नाम दिया है और यह पॉल और मैडलिन शेफर नामक एक जोड़े का है। इस जोड़े की हत्या एक ऐसे व्यक्ति ने की थी जिसकी पहचान मीडिया में द हाउस ऑफ ब्लड के जॉन डो के रूप में प्रसिद्ध है। वर्तमान में हत्यारा एक मनोरोग सुविधा में बंद है। पूरे दिन काम करने के बाद मैट अजीब कमरे में जाता है और खुद को एक बोतल पीने में मदद करता है। वह जल्दी से इसे खाली कर देता है और किसी भी शराबी की तरह एक और बोतल की इच्छा करता है। अचानक रोशनी बंद हो जाती है और जब वे फिर से वापस आती है तो उसके सामने कहीं से एक बोतल प्रकट होती है। ऐसा लगता है जैसे कमरे ने उसकी इच्छा पूरी कर दी है। मैट चौंक जाता है और वह घबराकर बोतल उठाता है, यह पुष्टि करते हुए कि यह बिल्कुल असली है। यह एक नशेड़ी का सबसे बुरा सपना है। अगली सुबह केट एक खाली घर में जागती है। वह अपने पति को हर जगह ढूंढती है और फिर उसे अंधेरे कमरे में पाती है। उसे आश्चर्य होता है कि अब यह कमरे में कई तरह की चीजें हैं, जिसमें मोना लिसा की असली पेंटिंग भी शामिल है। केट घबराई हुई मैट से पूछती है कि उसे ये चीजें कहाँ से मिली, जिस पर मैट बताता है कि यह कमरा उनकी सभी भौतिक इच्छाओं को पूरा कर सकता है। उसे स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है,
इसलिए मैट उसे एक इच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह $1 मिलियन की इच्छा करती है और रोशनी के टिमटिमाने के बाद अचानक से नकदी के कई बंडल दिखाई देते हैं। केट हैरान है, लेकिन वह डरी हुई भी है। उसे पूरी बात संदिग्ध लगती है, इसलिए वह जाने के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि मैट उसे रोकता है और उसे कुछ मौजमस्ती करने के लिए मना लेता है। केट आखिरकार मान जाती है और जोड़ा अपनी पूरी शाम शैंपेन, पैसे मंगवाने और प्यार करने में बिताता है। किसी भी शादीशुदा आदमी की यही इच्छा होती है। जल्द ही केट को आश्चर्य होने लगता है कि यह सब कैसे काम करता है, लेकिन मैट का मानना है कि जब तक उन्हें वह सब मिल रहा है जो वे चाहते हैं, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दृश्य अगले दिन पर आ जाता है। अब दंपत्ति के पास दुनिया की सारी चीजें हैं, लेकिन केट उदास हो जाती है जब उसे पता चलता है कि ये सब भौतिकवादी चीजें हैं, जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। वह कहती है कि वह खुद को फिर से उस दर्द से नहीं गुजरने दे सकती और कमरे से बाहर निकल जाती है। मैट को इस बारे में बात करने का पछतावा होता है, लेकिन वह उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ने का फैसला करता है और ड्राइव पर निकल जाता है। हालांकि जब वह घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि केट ने कमरे का इस्तेमाल बच्चे को जन्म देने के लिए किया है। क्रोधित होकर वह तुरंत उससे इस फैसले के बारे में पूछता है और कहता है कि वे इसके परिणामों के बारे में नहीं जानते हैं। एक छोटी सी बहस में पड़ने के बाद मैट केट से कमरे का इस्तेमाल बच्चे को जन्म देने के लिए करने के लिए कहता है। हालांकि उसकी मातृ प्रवृत्ति जाग जाती है और वह मना कर देती है। कोई विकल्प न होने पर मैट खुद ही काम खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन जब बच्चा रोना शुरू करता है तो वह दुखी होता है और अपना मन बदल लेता है। इस तरह दंपति बच्चे को गोद लेने और उसे अपने बच्चे की तरह पालने का फैसला करता है। समय के साथ बच्चा केट के अधिकांश समय पर कब्जा करना शुरू कर देता है, जिससे वह धीरे धीरे अपने पति से दूर होने लगती है। एक दिन उबा हुआ मैट कमरे के बारे में अधिक जानने के लिए मनोरोग सुविधा में जॉन डो से मिलने का फैसला करता है। जाने से पहले वह गुप्त कमरे से नकदी का एक गुच्छा लेता है और शहर की ओर जाता है। सुविधा में यह पता चलता है कि 45 वर्षों से अधिक समय से कोई भी जॉन डो से मिलने नहीं आया है। एक रिपोर्टर के रूप में प्रस्तुत करते हुए मैट जॉन से पूछता है कि उसने हत्या क्यों की। हत्यारे को पता चलता है कि मैट झूठ बोल रहा है और वह हाउस ऑफ ब्लड का नया मालिक है। वह ज्यादा कुछ नहीं बोलता और बस मैट और उसकी पत्नी को सलाह देता है कि वे अपने भले के लिए जल्द से जल्द घर छोड़ दें। हालांकि जॉन जानता है कि मैट बाहर नहीं जाएगा क्योंकि वह लालच से प्रेरित है। घर वापस आते समय मैट अपनी कार में ईंधन भरने के लिए रुकता है, लेकिन जब भुगतान करने का समय आता है तो उसे पता चलता है कि जादुई कमरे से लाया गया नकद धूल में बदल गया है। हैरान होकर वह घर भागता है और घर के बाहर नकदी का एक गुच्छा फेंक देता है। उसके अविश्वास के लिए पैसा तुरंत राख में बदल जाता है। फिर वह घर की सीमा के बाहर एक तस्वीर का फ्रेम रखता है और आश्चर्यजनक रूप से बाहरी आधा हिस्सा जंग खा जाता है। जवाब खोजने के लिए उत्सुक मैट कमरे की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन केवल तारों का अंतहीन जाल पाता है। तभी वह केट को बच्चे को ताजी हवा के लिए बाहर ले जाते हुए देखता है। मैट जानता है कि यह दुखद अंत होगा, लेकिन वह उसे रोकने का फैसला नहीं करता। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही बच्चा सीमा से बाहर निकलता है, वह कुछ सेकंड में एक छोटे बच्चे में बदल जाता है। यह केट को सदमे की स्थिति में डाल देता है और वह मदद के लिए चिल्लाती है। दंपति द्वारा लड़के को घर के अंदर वापस लाने के बाद केट उसे नहलाती है और अंत में उसे एक नाम देती है, शेन। यहाँ यह पता चलता है कि अगर कोई वस्तु घर की सीमा से बाहर फेंकी जाती है तो वह तुरंत गायब हो जाएगी, लेकिन अगर कोई जीवित जीव बाहर निकलता है तो वे तेजी से बूढ़े हो जाएंगे और अंततः गायब हो जाएंगे। अगले दृश्य में केट लड़के को सुला देती है और अपने पति से कमरे के बारे में पूछती है। मैट आखिरकार सच बताता है और उसे पिछले मालिकों और जॉन डो की हत्या के बारे में बताता है। वह उसे यह भी बताता है कि घर से बाहर निकलने पर चीजें कैसे गायब हो जाती हैं, जिसका मतलब है कि शेन को जीवन भर कैद में रहना होगा। यह सुनकर केट फूट फूट कर रोने लगती है। कई दिन बीत जाते हैं और केट शेन को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर देती है। वह उसे बाहर जाने से भी रोकती है, उसे बताती है कि वह बीमार है और बाहर कीटाणु है। हालांकि
लड़का जल्दी ही घर के अंदर रहने से ऊब जाता है और अपनी कुंठा अपनी माँ पर निकालना शुरू कर देता है। अगर बबल बॉय कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, वह कहता है। फिर भी केट उसे बहुत प्यार करती है, जैसे कि वह उसका अपना हो। उसका लगभग सारा समय शेन की देखभाल में बीतता है और उम्मीद के मुताबिक यह उसकी शादी पर असर डालना शुरू कर देता है। दूसरी ओर मैट को शूटिंग में रुचि हो जाती है। यह उसे अपनी निराशाजनक वास्तविकता को भूलने में मदद करता है। इस बीच छोटा शेन बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है। परिणामस्वरूप केट को सामने के दरवाजे को छोड़कर सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक दिन वह मैट के साथ बहस करती है और छोटा शेन अपने पिता को उसे कल्पना की उपज कहते हुए सुनता है। उस रात बाद में एक जिज्ञासु शेन गुप्त कमरे में जाता है और इसकी जादुई शक्तियों के बारे में सीखता है। फिर वह पूरी रात उस जगह की खोजबीन में बिताता है। अगले दिन दंपति को कमरे के अंदर लड़का मिलता है। उनके आश्चर्य के लिए उसने जगह को बाहरी स्थान में बदल दिया है। केट अपने बेटे की बुद्धिमत्ता से चकित है, लेकिन मैट परेशान हो जाता है और लड़के को कमरे से बाहर खींचता है और चाबी छिपा देता है। अचानक फोन बजता है और शेन कॉल उठाता है। यह पता चलता है कि यह जॉन डो का कॉल है। मैट जल्दी से शेन से फोन वापस छीन लेता है और जॉन को उसके घर पर कभी भी कॉल न करने की चेतावनी देता है। हालांकि हत्यारा उल्लेख करता है कि उसने शेन की आवाज सुनी और पूछता है कि बच्चे की इच्छा किसने की थी। मैट स्वीकार करता है कि केट ने उसे बनाया और पूछता है कि क्या कमरे में बनाई गई वस्तु को राख में बदलने से रोकने का कोई तरीका है। जवाब में जॉन सब कुछ खोलना शुरू कर देता है। वह बताता है कि वह भी जादुई कमरे द्वारा बनाया गया एक बच्चा था और किसी वस्तु को घर से सुरक्षित निकलने के लिए उसे बनाने वाले व्यक्ति को मरना होगा। यह पता चलता है कि जॉन के माता पिता चाहते थे कि वह जीवित रहे, इसलिए उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया, जिससे जॉन वास्तविक दुनिया का हिस्सा बन गया। इसका मतलब है कि अगर केट मर जाती है तो शेन घर के बाहर रह सकेगा। मैट अविश्वास में सब कुछ सुनता है। केट दूसरे फोन से बातचीत सुन लेती है। तबाह होकर वह घर छोड़ देती है और अपनी कार को दुर्घटनाग्रस्त करने की उम्मीद में दूर चली जाती है। हालांकि वह ऐसा करने के लिए खुद को नहीं ला पाती। केट के दूर रहने के दौरान शेन अपने पिता से कमरे के बारे में सवाल पूछता रहता है। परेशान होकर मैट उसे बताता है कि वह असली बच्चा नहीं है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का छूट जाता है और अपने कमरे में वापस भाग जाता है। मैट को जल्दी से अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने बुरे व्यवहार के लिए शेन से माफी मांगता है। बाद में जब केट घर लौटती है तो वह उन दोनों को एक दूसरे के बगल में सोते हुए पाती है। मैट उसके पीछे रसोई में जाता है और उसके साथ सुलह करता है। जल्द ही दोनों सहवास करते हैं और अनजाने में शेन यह सब होते हुए देखता है। खैर, यह बहुत जल्दी बड़ा होने का एक और तरीका है। अगली सुबह खौफनाक बच्चा केट की जेब से चाबियां चुराता है और घर के बाहर निकल जाता है। जब दंपति जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शेन बाहर निकल आया है और खुद को एक बूढ़े आदमी में बदल चुका है। हालांकि शेन में अभी भी एक बच्चे जैसा दिमाग है। वह केट पर कीटाणुओं के बारे में झूठ बोलने के लिए क्रोधित है और उन पर बंदूक तानता है। हालांकि मैट उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इस प्रक्रिया में केट बेहोश हो जाती है। बाद में वह उदास चेहरे के साथ मैट के साथ जागती है। वह उसे बताता है कि उनके झगड़े के दौरान शेन को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। वह यह भी बताता है कि वह उनके बेटे के शव को बाहर ले गया, जिसके बाद वह तुरंत गायब हो गया। परेशान केट अपने बेटे को खोजने के लिए बाहर भागती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद हमें असली मैट दिखाया जाता है। एक खाली घर में होश में आने पर वह केट की तलाश करता है, लेकिन उसे ढूंढने में विफल रहता है। फिर वह छिपे हुए कमरे के बाहर टिमटिमाती रोशनी को नोटिस करता है। यह महसूस करते हुए कि कोई कमरे का उपयोग कर रहा है, मैट अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह अंदर से बंद है। इसलिए वह दीवार में एक बड़ा छेद करता है और कमरे में प्रवेश करता है। कमरा अभी भी एक काल्पनिक दुनिया है जिसे मनोरोगी शेन ने बनाया है। मैट जंगल से गुजरता है और जल्द ही एक हूबहू नकल पाता है। मैट को बेहोश करने के बाद शेन ने मैट का रूप धारण कर लिया और केट को क्लोन किए गए घर में ले गया। वहां
वह खुद को दुखी केट पर मजबूर करता है, लेकिन सौभाग्य से उसे पता चलता है कि यह शेन है जो उसका पति होने का नाटक कर रहा है और दूसरे कमरे में भाग जाती है। कुछ ही समय बाद असली मैट आखिरकार आ जाता है और केट छिपने से बाहर आ जाती है। हालांकि दूसरा मैट भी आ जाता है और उसे भ्रमित कर देता है, क्योंकि केट दोनों के बीच दुविधा में फंस जाती है। असली मैट उसे उसके बचपन के नाम से पुकारता है। इससे उसे धोखेबाज को पहचानने में मदद मिलती है, जिसे वह तुरंत सीढ़ियों से नीचे धकेल देती है। प्रभाव शेन को उसके असली रूप में वापस लाता है। इस बीच मैट और केट भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमरे में खराबी आने लगती है और घर एक पहेली में बदल जाता है। शेन को आखिरकार होश आ जाता है और वह जोड़े को पकड़ लेता है। वह मैट को चाकू मारकर मार डालता है। केट के लिए यह बहुत भयानक होता है। वह रोने लगती है और शेन उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह कमरे से बाहर असली जोड़े को देखता है। पता चलता है कि जोड़े ने मनोरोगी का ध्यान भटकाने के लिए खुद का क्लोन बनाया था। यह बहुत ही भयानक है। उन क्लोनों में निश्चित रूप से असली भावनाएं थी।